इस कहानी के किरदार या इसके अजीज आज भी हिंदुस्तान में मौजूद होंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आप इस कहानी को तस्लीम करें या ना करें, ये कहानी तस्वुराती नहीं है और ना ही ज़ेब दास्तान के लिए इसमें कोई तब्दीली की गई है। कहानी के तसलसल को बरकरार रखा गया है। ये तो आप जरूर मानेंगे कि इस दुनिया में मावराए अक्ल बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं और हम सिर्फ हैरान रह जाते हैं। कोई अकली दलील हमारे पास नहीं होती। मुझे ये कहानी इसी कहानी के किरदार ने सुनाई थी। पता नहीं वो इस कहानी का ही किरदार था या उसने किसी और से सुनी थी, मगर मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया कि वो भी इस कहानी का किरदार है। बाएपुर रेलवे स्टेशन इलाहाबाद से मगरिब की तरफ बंबई की मेन लाइन पर तकरीबन 100 मील पर एक निहायती गैर अहम स्टेशन है। यहाँ पर बहुत कम गाड़ियां रुकती हैं, इसलिए स्टेशन का अमला भी कोई ज्यादा नहीं है और स्टेशन की इमारत भी निहायत खस्ता है। शायद ये इमारत उसी जमाने की है जिस जमाने में हिंदुस्तान में रेलवे का निज़ाम मुतारिफ कराया गया था। स्टेशन से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। करीब तरीन जो गांव है वो भी स्टेशन से 10 मील पर है। उसका नाम बाएपुर है और उसी की निस्बत से इस स्टेशन का नाम भी बाएपुर है। मालगाड़ियां तो यहां पर रुकती ही नहीं और जो गाड़ियां रुकती हैं वो सिर्फ मुलाजमीन के लिए या रेलवे जरूरियात के लिए ही रुकती हैं। कोई मुसाफिर यहां नहीं उतरता और ना ही कोई चढ़ता है। जिसको उतरना होता है वो ड्राइवर को पहले ही बता देता है ताकि वो उसको उतार दे। पटरियों का जाल भी ज्यादा नहीं है। गाड़ियां गुजारने के लिए 2 मेन लाइन के अलावा एक लूप लाइन है जो कुछ दूर जाकर ठोकर पर खत्म हो जाती है। हर लूप लाइन को खत्म तो होना होता है। प्लेटफॉर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मेन लाइन के किनारे एक बरगद का दरख्त खड़ा है, बल्कि खड़ा कम और लेटा ज्यादा है। जमाने की आंधी ने उसको गिरा दिया है। उसकी मोटी मोटी शाखें जमीन में पड़ी हुई हैं। 1-2 जामुन के दरख्त भी उसी के पड़ोसी हैं और कुछ बेरी की झाड़ियां भी उसके बराबर सरगोशियां करती रहती हैं। बरगद का दरख्त ज्यादा कदीम मालूम होता है। उसकी मोटी मोटी शाखें जमीन पर पड़ी हैं जो बेंच का काम देती हैं और अक्सर रेलवे के थके हारे मुलाजमीन उस बरगद की छांव में आराम करते हैं। बरगद से चंद फीट पर कुआं है और यहां पर रहने वाले सब लोग उसी कुएं से पानी हासिल करते हैं। मुसाफिर तो शाज़ो नादरी यहां उतरता है। हर मुसाफिर ट्रेन जन्नाटे से गुजर जाती है और बूढ़ा स्टेशन मास्टर हरी झंडी लिए हसरत से खड़ा उसे देखता रहता है। ट्रेन धूल मिट्टी का गुबार छोड़ती गुजर जाती है और वो बेचारा धूल मट्टी में अट जाता है। रेलवे का भी कोई ज्यादा अमला यहां पर नजर नहीं आता था। 4 क्वार्टर पीले पत्थर के बने बरगद के दरख्त से थोड़े फासले पर नजर आते थे। एक में बूढ़ा स्टेशन मास्टर रहता था और एक में ईदू कांटे वाला रहता। कांटा बदलने का तो यहां पर ज्यादा काम नहीं है, इसलिए वो हर काम कर लेता है। वो स्टेशन मास्टर का घरेलू मुलाजिम भी था और ईदू बीवी के साथ रहता था। 2 मुलाजिम और भी रहते थे, लेकिन उनका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुसाफिर ट्रेन गुजर रही थी और स्टेशन मास्टर हस्बे दस्तूर हरी झंडी लिए अपने ऑफिस के सामने खड़ा था। ट्रेन धूल उड़ाती हुई तेजी से गुजर गई और वह झंडी से मुंह साफ करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा और फिर रुककर आवाज दी, ईदू, अरे ओ ईदू। ईदू मास्टर की आवाज पर उसके पास आकर रुक गया और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। अरे ईदू, तेरी घरवाली नहीं आई? बड़े बाबू, तुम भी बड़े भुलक्कड़ हो। वो तो कह गई है कि 2 दिना के बाद आएगी। ईदू हंसकर बोला। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। वो खूब खर्च करवा कर आएगी अपने भैया का। पर बड़े बाबू, तुम काहे को फिक्र करते हो? रोटी तो मैं तुम्हारी डाल ही दूंगा। ईदू ने जवाब दिया। वो तो ठीक है ईदू, मगर तेरे हाथ की रोटी में और औरत के हाथ की रोटी में बहुत फर्क है। हमारे नसीब में औरत के हाथ की रोटी लिखी ही कम है। मास्टर उदासी से बोला। सो तो है। एक बात बोलूं बड़े बाबू, नाराज तो नहीं होगे? ईदू डरते डरते बोला। मास्टर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ जरूर बोलो। 9:30 बजे टू अप आवेगी, कहो तो निकाल के एक चक्कर बाएपुर का लगाऊं? ईदू ने आहिस्ता से कहा। ईदू तो सुधरेगा नहीं। जोरू नहीं है, इसीलिए हर रोज बाएपुर भागा जा रहा है। तेरी आदतें बहुत बिगड़ती जा रही हैं। मुझे पता है तू क्यों बाएपुर भागता है। तूने वहां कोई जनानी तलाश कर रखी है, उसी के पास जाता है। मास्टर गुस्से से बोला। ठीक है, आने दे तेरी घरवाली को, तेरी सब कारस्तानियां बता दूंगा उसको। अरे नहीं मास्टर साहब, ये जुल्म न करना। चाहे 2-4 जूत लगा दियो, पर घरवाली से कुछ न कहियो, खून पी जाएगी ससुरी। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, मगर तू खुद को सुधार ले, ये अच्छी बात नहीं है, पछताएगा। बात तुम्हारी 16 आने ठीक है बड़े बाबू,
पर क्या करे, अपन बंदा बशर है, भूख तो लगे है ना। ईदू ने मासूमियत से भरपूर चेहरा बनाते हुए कहा और मास्टर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा चला जाइयो, मैं खुद 9:30 वाली देख लूंगा, मगर देख जल्दी आइयो, पसर मत जाइयो, मास्टर ने कहा। अरे बाबू, यूं गया और यूं आया, ईदू खुशी से बोला और फिर अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ता चला गया, जहां उसकी मखसूस सवारी उसकी गधी बैठी थी, जिसका नाम उसने सुहागन रखा था। ट्रेन 2 अप आहिस्ता होकर खड़ी हो गई। ये इस बात की अलामत थी कि कोई रेलवे का एहलकार उतरेगा। मास्टर ने अपनी गर्दन हिलाई, जैसे वो समझ गया कि कौन उतरेगा, मगर एक मुसाफिर सफेद कुर्ता और सफेद पाजामा, पैर में कोल्हापुरी चप्पल और हाथ में एक छोटा सा बैग लिए उतरा। कद ज्यादा लंबा ना छोटा, उम्र 30-35 के दरमियान, चेहरे मोहरे से ज़हीन मालूम होता था। गाड़ी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता तेज होकर गुजर गई तो मास्टर झंडी लपेटता हुआ मुसाफिर की तरफ बढ़ा। मुसाफिर भी उसकी तरफ ही आ रहा था। दोनों का आमना सामना बरगद के दरख्त के सामने हुआ। मुसाफिर ने सुकड़कर नमस्ते कहा, हाथ जोड़कर। मास्टर ने जवाब दिया और पूछा, कहां से आए हो मियां? मुसाफिर ने जवाब दिया, आगरा से आया हूं। कहां जाओगे? मास्टर ने पूछा। क्या बताऊं, कुछ पता नहीं, मुसाफिर हंसकर बोला। अच्छा सफर है कि मंजिल तक का कुछ पता नहीं? मुसाफिर ने जवाब दिया, ऐसा ही है जनाब। एक मुद्दत बाद इस उजाड़ स्टेशन पर कोई मुसाफिर उतरा है। मैं बहुत खुश हूं। आओ, इसी खुशी में मैं तुमको चाय पिलाऊं, स्टेशन मास्टर खुशी से बोला। मुसाफिर ने पूछा, क्या यहां कोई मुसाफिर नहीं उतरता? अरे भाई, दूर दूर तक यहां कोई आबादी नहीं है। करीब 3 गांव बाएंपुर है, वो भी यहां से 10 मील दूर है। इसलिए ना कोई मुसाफिर चढ़ता है और ना ही उतरता है। बस हम ही यहां पड़े सड़ रहे हैं इस बियाबान में। आज मुद्दत के बाद कोई नई सूरत देखी है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ चाय पियो, कुछ खातिर कर ले हम तुम्हारी। मास्टर ने उदास लहजे में अपनी बात पूरी करते हुए कहा। आपका नाम क्या है मास्टर साहब? मेरा नाम अशरफ अली है मियाँ, स्टेशन मास्टर ने कहा। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं बनारस का रहने वाला हूं, मुसाफिर ने कहा। यहां कोई नजर नहीं आ रहा, क्या आप यहां अकेले रहते हैं? मुसाफिर ने चारों तरफ नजरें घुमाकर इधर उधर का जायजा लेते हुए कहा। मास्टर ने जवाब दिया, नहीं, 2-4 लोग और भी हैं। फिर तो खाना वगैरह खुद ही बनाना पड़ता होगा, मास्टर बोला। एक कांटे वाला है, उसका नाम ईदू है, उसकी बीवी बना देती है। बस वही एक औरत है इस स्टेशन की आबादी में, स्टेशन मास्टर ने हंसकर कहा। चलो ये तो आराम है, मुसाफिर ने कहा। अरे मियाँ, क्या खाक आराम है। ईदू की घरवाली मैके में ज्यादा रहती है और ईदू उसके पीछे बाएंपुर गांव के चक्कर लगाता रहता है। यूं समझो कि दोनों मेन लाइन से कट गए हैं, दोनों लूप लाइन पर सफर कर रहे हैं। एक ना एक दिन ठोकर से टकराएंगे जरूर, क्योंकि लूप लाइन ज्यादा लंबी नहीं होती। मास्टर ने लूप लाइन की तरफ इशारा करके कहा। वाह मास्टर साहब वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी है आपने, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दें, सफर लंबा है, मुसाफिर ने कहा। अरे मियाँ, कहाँ जाओगे? आराम करो, शाम को ईदू कांटे वाला आ जाएगा, जहां कहोगे पहुंचा देगा, मास्टर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, मेरा सफर अकेले ही है, इसलिए मैं चलता हूं। मुसाफिर ने कदम बढ़ाए तो मास्टर ने कहा, अरे भाई, चाय तो पी लो, फिर चले जाना। वापस आकर चाय पीऊंगा, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मास्टर भी तेज तेज कदम उठाते उसके करीब आ गया और बोला, ये तो बताओ कि कहां जाओगे? क्या बाएंपुर जाना है, क्योंकि करीबी आबादी तो वही है। नहीं, मेरा वहां कोई नहीं है, मुसाफिर ने कहा। तो फिर कहां जाओगे? हर तरफ बियाबान है, दूर दूर तक पानी है, ना ही आबादी, मास्टर ने फिक्रमंदी से कहा। मेरी मंजिल का मुझे पता नहीं, मगर जो सिमत बताई है उस पर ही जाऊंगा। बस आप आराम करें, मेरी फिक्र न करें, मैं फिर वापसी में आपके साथ चाय पीऊंगा। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए इसरार कर रहा था। अल्लाह करे तुम खैरियत से वापस आ जाओ, स्टेशन मास्टर ने कहा। और मुसाफिर ने लाइन के किनारे किनारे जिधर गाड़ी गई थी चलना शुरू कर दिया। मास्टर हैरत से उसकी तरफ देखता हुआ बुड़बुड़ाने लगा, कैसा अच्छा जवान है, मगर शायद कुछ पागल है, मानता ही नहीं। पता चल जाएगा 2-4 मील के बाद, दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा सिवाय धूल मिट्टी के। रेल की पटरियों के किनारे किनारे वो बैग लटकाए चला जा रहा था। तेज और जिस्म को जला देने वाली धूप उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसके कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दिन अपना सफर खत्म करने वाला था और शाम के आसार नजर आ रहे थे, मगर उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। वो अब तक ताज़ा दम था। रात की आमद थी, मगर उस मुसाफिर को ना रात का डर था और ना थकन का डर। वो इसी तरह तेज तेज कदम बढ़ाता रहा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी चाल में वालेहानापन था, जैसे वो मंजिल को पाने के लिए बेचैन हो।
सूरज गरूब हो चुका था। 4 सू अंधेरा फैलता जा रहा था। झिंगरों की आवाजें जंगल की खामोशी का सीना चाक कर रही थी। वो झाड़ियों को फलांगता, पत्थरों को ठोकरे मारता चला जा रहा था। उसका सफर पटड़ियों के किनारे किनारे शुरू हुआ था, मगर अब उन पटड़ियों का यहां पर दूर दूर तक पता न था। झाड़ियों की जगह तनावर दरख्त खड़े थे और उनका साया रात की स्याही को और गहरा कर रहा था, मगर यह स्याही भी मुसाफिर की रफ्तार में कोई फर्क नहीं ला पा रही थी। उसने जिस रफ्तार से सफर का आगाज किया था वो उसी रफ्तार से चला जा रहा था। न थकान का एहसास था, न सफर की तवालत का। जैसे कोई नादीदा ताकत उसकी रहनुमाई कर रही हो, कोई नजर न आने वाली ताकत उसको अपनी जानिब खींच रही हो। अब तनावर दरख्त उसकी राह में कम कम आ रहे थे। उनकी जगह फूलों से लदे पौधे चारों तरफ फैले हुए थे। पैरों में हरी हरी घास थी और सामने एक तालाब नजर आ रहा था और तालाब के पानी में 14वीं के चांद का अक्स नजर आ रहा था। निहायत खूबसूरत मंजर था। तालाब के 3 तरफ हरे हरे दरख्त खड़े थे और एक तरफ ऐन पानी के किनारे एक झोंपड़ी बनी हुई थी और झोंपड़ी के दरवाजे पर एक लाल पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक चटाई पड़ी हुई थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक सफेद रेश शख्स खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी और चेहरे से भी उम्र का अंदाजा नहीं होता था। मुसाफिर उसके पास जाकर खड़ा हो गया, खामोश, जैसे यही उसकी मंजिल थी। ठीक समय पर पहुंच गए हो, सफेद रेश बुजुर्ग ने विजय को भरपूर नजरों से देखते हुए कहा। मुझे यही कहा गया था गुरुदेव, विजय सिंह ने कहा। तेरी लगन सच्ची है विजय प्रताप सिंह। आपको मेरा नाम कैसे पता चला गुरुदेव? विजय ने हैरत से पूछा। मुझे सब पता है बालक के तू कौन है, कहां से आया है और क्या चाहता है, परंतु फिर एक बार गौर कर ले। तेरे दिल में कोई खोट, लालच और दुश्मनी है तो वो निकाल दे। संगीत की देवी की आशीर्वाद पाना आसान नहीं। विजय ने कहा, मैंने अपना रिश्ता सिर्फ संगीत से रखा है। दुनिया के सारे रिश्ते नाते, लालच सब छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। सफेद रेश बुजुर्ग बोले, मुझे पता है और इसी कारण आज तू मेरे स्थान पर मौजूद है, परंतु मैं तेरी भलाई के लिए याद करा रहा हूं। संगीत की देवी उस पर कृपा करती है जिसका मन साफ होता है, उजला होता है। गाने बजाने वाले तो दुनिया में हजारों होंगे, मगर वो संगीत जो आत्मा को शांत कर दे, वक्त की धारा को रोक दे, ऐसा संगीत सिर्फ मन की सफाई से ही मिलता है। आप जो कहोगे गुरुदेव, मैं वही करूंगा। मुझे दौलत का, शोहरत का कोई लालच नहीं। दुनिया की दौलत मेरे पास है, मगर इस दौलत से मेरे मन की बेकली दूर नहीं हुई। मुझे सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए संगीत चाहिए। बुजुर्ग बोले, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। देख, संगीत किसी धर्म के भेदभाव से अलग है। कभी धर्म के भेदभाव में मत पड़ना, और कोई सच्चा संगीत का प्यासा तेरे पास आए तो कभी उसके साथ अन्याय मत करना। मेरा नाम जोगी दीनानाथ है और तू विजय प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह का बेटा, ठीक है ना? हाँ गुरुदेव। तू राजा का बेटा और मैं कुछ नहीं रखता, परंतु संगीत के बासियों के लिए दुनियावी ऊंच नीच बेकार है। हम दोनों की मनोकामना एक है और वह है संगीत। दोनों के दिल में एक ही बात है। तू तलबगार है और मैं तेरी तलब पूरी करने वाला हूं। मेरी बात गौर से सुन। मनुष्य को प्रेम के लिए बनाया गया है, प्रेम से बनाया गया है। यह संसार सब प्रेम से कायम है। प्रेम ही संगीत है और संगीत से प्रेम मिलता है। जो दिल प्रेम से खाली होगा वहां संगीत की देवी नहीं रहेगी। दुनिया के सब भेदभाव को भुलाकर प्रेम, भगवान के हर मनुष्य से प्रेम। याद रखना, तेरे दिल में जरा सा भी खोट आया तो संगीत की देवी रूठ जाएगी और तू भी उस मूर्ख जैसा हो जाएगा जिसने तुझे यहां का पता दिया है। देख वो कैसी गंदगी में पड़ा है। हां गुरुदेव, मैंने देखा है। गाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चा कलाकार जो आत्मा को शांत कर दे, पंख पखेरों तक को संगीत के जादू से राम कर ले, ऐसा कलाकार होना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मनुष्य का मन साफ हो। अच्छा बच्चा, तू आराम कर। अंदर तेरे काम की हर चीज मौजूद है। मैं चलता हूं, कल सवेरे भेंट होगी। यह कहकर गुरुदेव फूलों की जानिब चला गया और विजय झोंपड़ी के अंदर। दरख्तों पर से परिंदों की आवाजें आ रही थी। सुबह सादिक का वक्त था। घास के बिस्तर पर विजय सिंह की आंख खुली तो गुरु की आवाज आई। तुम उठ गए विजय प्रताप सिंह? हां गुरुदेव, मैं तैयार हूं, विजय ने कहा। पहले जल पानी करो। कुटिया में तुम्हारी जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं। सामने बकरी खड़ी है, उसका दूध निकालो। खूब जी भर कर खाओ पियो। मैं अभी आता हूं। गुरुदेव आप भी? नहीं बालक, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। खूब खाओ पियो। तन में शक्ति हो तो मन हर काम में लगता है। विजय कुटिया से बाहर आया।
चबूतरे पर गुरु पहले से मौजूद था। विजय भी चबूतरे पर एक तरफ बैठ गया। चबूतरे पर एक सितार, एक जोड़ी तबले की और एक सेट घुंघरुओं का रखा था। गुरुदेव ने एक नजर विजय पर डाली और बोले, देख बच्चा, तेरी शिक्षा तो रोज होगी, मेरे पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। कलाकार वो है जो कभी नहीं मरता, वो अपनी कला की शक्ल में हमेशा जिंदा रहता है। मनुष्य की नजर में वो मर जाता है। दुनिया में जो महान संगीतकार गुजरे हैं, उनकी कला आज भी जिंदा है, उनका संगीत अमर है। तानसेन की राग रागनियां आज भी वही असर रखती हैं। उन रागों को आत्मा की सच्चाई के साथ गाया जाए तो आज भी पत्थर पिघल सकते हैं। गुरुदेव सांस लेने को रुके। गुरुदेव, मैं संगीत की उसी सच्चाई को हासिल करना चाहता हूं, विजय सिंह ने कहा। बुजुर्ग कहने लगे, जो मनुष्य दुनिया सीख ले और लेना भूल जाए वही सच्चा प्रेमी है। प्रेमी सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। जिसके मन में लेने का विचार आ जाए उसकी कला चली जाती है, वो कलाकार नहीं रहता, दुनियादार बन जाता है। वक्त तेजी से गुजरता रहा और विजय की शिक्षा यानी तालीम का सिलसिला जारी रहा। हर रोज सुबह से शाम तक चबूतरे पर संगीत की महफिल लगती। लय और तान उस वीरान झील के किनारे गूंजती रहती। परिंदे इर्द गिर्द जमा उड़ते और उड़ जाते, चरिंद मानूस हो जाते और सूखे दरख्त हरे हो जाते और पौधे फूलों से भर जाते, दरख्तों पर फल लग जाते। एक दिन गुरु दीनानाथ ने विजय से कहा, देख बेटा, अब तू एक मुकम्मल कलाकार बन चुका है। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने पूरी ईमानदारी से तुझे सौंप दिया है और मेरा वक्त भी पूरा हो गया। आज पूरा 1 बरस खत्म हुआ, मेरा काम भी इस स्थान पर खत्म हो गया। गुरुदेव, मैं आपकी यहां रहकर खिदमत करना चाहता हूं, विजय प्रताप सिंह उदासी से बोला। गुरुदेव, मैं आपकी यहां रहकर सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव कहने लगे, नहीं, अब वक्त खत्म हुआ। मेरा और तेरा ताल्लुक जितनी मुद्दत के लिए था वो समय समाप्त हुआ। अब तुझे यहां से जाना है। जो समय जहां लिखा हो उसको वहीं जाना होता है। जो आज्ञा हो गुरुदेव, बस मेरा मन करता है कि मैं इस स्थान की खिदमत करूं। गुरुदेव कहने लगे, तेरी आत्मा बहुत सुंदर है, इसीलिए तू ऐसा सोचता है, मगर मनुष्य अपनी मर्जी से हर काम नहीं करता। भगवान जो काम जिससे चाहे करवा लेते हैं। आगे तुझसे क्या काम उनको करवाना है ये वही जानते हैं। मुझसे जो काम करवाना था वो मैंने कर दिया। अब तू इस पगडंडी के साथ साथ चला जा, जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। और गुरुदेव ने पगडंडी की तरफ इशारा कर दिया। विजय बेताबी से बोला, गुरुदेव, फिर कभी मुलाकात होगी। गुरुदेव कहने लगे, तू जब भी मेरी पसंद का राग आत्मा की सच्चाई के साथ गाएगा मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा, और जब तक मैं तेरे पास रहूंगा तू गाएगा। समय के सारे बंधन टूट जाएंगे, मेरी आत्मा तेरी रक्षा करेगी। विजय ने एक हसरत भरी नजर गुरुदेव पर डाली, फिर स्थान पर, चबूतरे पर, पानी पर डाली और पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। चलते चलते वो पलटकर देखता जाता और फिर आखिरकार वो उसी पटड़ी पर पहुंच गया। सामने ही वही उजाड़ रेलवे स्टेशन था, वही बाएंपुर का उजाड़ रेलवे स्टेशन, और बूढ़ा अशरफ अली स्टेशन मास्टर हरी झंडी लिए खड़ा था और एक ट्रेन गुजर रही थी। फजा में धूल मिट्टी उड़ रही थी। मास्टर की नजर गुजरती हुई ट्रेन के आखिरी डिब्बे के सुर्ख निशान पर थी। वो सुर्ख निशान दूर होता जा रहा था और फिर नजरों से गायब हो गया। उसकी जगह एक इंसानी होला करीब आता जा रहा था। वही सफेद कुर्ता पाजामा और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल। जूं जूं वो करीब आता गया, मास्टर भी उसकी तरफ बढ़ता गया। दोनों आमने सामने हुए तो मास्टर ने कहा, ओहो, तुम हो विजय सिंह। मैंने दूर ही से पहचान लिया। मैं ना कहता था कि इलाका खराब है, मत जाओ, आखिर वापस आना पड़ा ना तुम्हें। मैं वापस नहीं आया मास्टर, पूरे 1 साल के बाद अपनी शिक्षा, अपनी तालीम पूरी करके आया हूं, विजय ने जवाब दिया। अरे मियाँ, क्या बात करते हो? अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं कि 1 साल और 1 दिन का फर्क महसूस न कर सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है विजय मियाँ, तुम कल 2 अब से 9:30 बजे उतरे थे। तुमसे पहले ईदू कांटे वाला छुट्टी लेकर बाएंपुर गया था, वो तो अभी तक आया भी नहीं, मास्टर ने कहा। विजय कहने लगा, मेरी बात का यकीन करो मास्टर, मैं पूरे 1 साल के बाद आया हूं। पूरे 1 साल मैंने गुरु दीनानाथ से उसके स्थान पर संगीत की शिक्षा ली है। तुम खुद सोचो, भला एक दिन में कोई संगीत सीख सकता है? हैरत है भाई। अच्छा आओ, क्वार्टर में आराम करो, थक गए होगे। नहीं, कोई ज्यादा थका भी नहीं। जाते वक्त तो बहुत चला था, वापस आने में तो पता ही नहीं चला और तुम्हारे पास पहुंच गया। याद है तुमने क्या कहा था? चाय आके पीऊंगा, आओ क्वार्टर में चलें। और दोनों क्वार्टर की तरफ चल पड़े।
बरगद पर चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी और उसी वक्त दूर से मास्टर और विजय के कानों में एक आवाज गूंजी, बड़े बाबू मैं आ गया हूं। मास्टर ने आवाज की सिमत देखा और फिर कहा, लो भाई इदू तू आ गया, जल्दी से इधर आ। आया बड़े बाबू, जरा अपनी सुहागन को राशन पानी डाल दूं। ईदू ने जवाब दिया। वो दोनों क्वार्टर के अंदर चले गए। क्वार्टर एक कमरे और सहन पर मुश्तमिल था। कमरे में एक चारपाई पड़ी थी और एक छोटी सी मेज और एक पुराने स्टाइल की कुर्सी रखी थी जिस पर बैठकर झूला भी झूला जा सकता था। एक टीन का संदूक रखा था। उस संदूक का रंग रोगन उड़ चुका था और उस पर लगी जंग साफ नजर आ रही थी। चारपाई पर एक पुराना सा खेस बिछा हुआ था। कमरे के दरो दीवार का रंग उड़ चुका था और जगह जगह का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और पीला पत्थर नजर आ रहा था। सहन में चूल्हा बना हुआ था। धुएं से उसके दरो दीवार काले हो चुके थे। चंद बर्तन एक लकड़ी के रैक पर रखे हुए थे। मास्टर कुर्सी पर बैठ गया और कहा, आओ मियाँ बैठो यहां चारपाई पर आराम से। यही आपका क्वार्टर है, काफी साफ सुथरा है। अरे क्या साफ सुथरा है, वैसे ये काम ईदू की घरवाली करती है। आपके अपने बच्चे नहीं हैं? मेरे बच्चे क्या बताऊं मियाँ, जब से घरवाली अल्लाह को प्यारी हुई है अकेला ही हूं। बड़ा अफसोस है मास्टर साहब। अफसोस की क्या बात है, मैं बीवी की मौजूदगी में भी अकेला ही था। वो किस तरह? तुम शायद इन तजर्बात से नहीं गुजरे। बाज औकात पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाले भी दूरी पर रहते हैं। जिस तरह रेल की पटड़ियां साथ साथ चलती हैं और हमेशा अलग अलग रहती हैं। बहुत खूब मास्टर साहब, आप मिसाल बड़ी अच्छी देते हैं, विजय मुस्कुराकर बोला। बस मियाँ, रेलवे की मुलाजमत में इंसान को कुछ हासिल हो ना हो, वो इंसानों की पहचान जरूर सीख जाता है। आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की को बीवी ने अपनी पसंद की जगह ब्याह दिया। लड़के मां से 2 कदम आगे चले और अपनी पसंद की शादियां करके चले गए। बीवी इसी गम में कब्र में जा सोई और मैं इस उजाड़ स्टेशन पर पड़ा हूं। जिंदगी की आखिरी रील चल रही है। 2-4 महीने के बाद रिटायर हो जाऊंगा और फिर कहां जाऊं कुछ पता नहीं। विजय अफसरदा लहजे में बोला, बड़ी परेशान कुन जिंदगी है आपकी मास्टर जी। उसी लम्हे ईदू कमरे में दाखिल हुआ। उसने दोनों को सलाम किया और मास्टर के कहने पर चाय लेने चला गया। यही है ईदू, मास्टर ने कहा। बाएपुर गांव गया था जब तुम आए थे, उस वक्त ये जा चुका था। ये गलतफहमी आपको अब तक है कि मैं 2 अप से कल सुबह आया था? विजय ने पूछा। मास्टर साहब बोले, अरे मेरी बात छोड़ो मियाँ, तुम ईदू से पूछ लो कि वो कब गया था। उसके जाने के बाद ही तुम आए थे। इतने में ईदू चाय लेकर कमरे में आ गया। ध्यान से बनाई है कि तेरा ध्यान अब तक बाएपुर में अटका हुआ है, स्टेशन मास्टर ने कहा। बहुत बढ़िया बनाई है बड़े बाबू, ईदू ने कहा। मास्टर ने पूछा, ईदू तू कब गया था बाएपुर? क्यों मजाक करते हो बड़े बाबू? नहीं खबर, एक रात ही तो रुका हूं, ईदू गड़बड़ा कर बोला। स्टेशन मास्टर बोले, सुन लिया? हाँ सुन लिया। अब ईदू भी वहीं बैठ गया था। अच्छा छोड़ो, अब तुम अपना किस्सा बयान करो। विजय कहने लगा, मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। बनारस के पास एक जगह है माधोपुर। उस माधोपुर के जागीरदार हैं मेरे पिताजी। बात यह है कि मैंने तो उस जगह का नाम तक नहीं सुना था, मगर मेरा शौक मुझे हर जगह लिए फिरता है। मास्टर ने पूछा, शौक? किस चीज का शौक? मौसीकी का, क्लासिकल मौसीकी का शौक। हाँ मास्टर साहब, इसको हासिल करने की खातिर मैंने अपना घर बार, माँ बाप और जागीर सब कुछ छोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में कामिल गुरु की तलाश में फिरता रहा और उस्ताद मिला तो उस जगह, जिस जगह को तुम लोग उजाड़ो बियाबान कहते हो, यहां पर मुझे वो मेरा गुरु मिल गया, मेरा उस्ताद। हालांकि मैंने हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में उन्हें तलाश किया। कहीं उस्ताद मिला मगर दौलत का लालच भी साथ था। कहीं पर जिन्स मौजूद थी और कहीं पर शोहरत का भूत खड़ा था। सच्चा और खरा गुरु मिला तो उस बियाबान में, विजय सिंह ने खोए हुए लहजे में कहा। मास्टर साहब ने कहा, मियाँ लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है, मगर तुम्हें पता कैसे चला कि इस बियाबान में तुम्हारे गुरु मौजूद हैं? प्यासे को दूर अगर एक बूंद भी पानी की नजर आ जाए तो वो उस तरफ दौड़ पड़ता है। मास्टर जी, मैं भी संगीत का प्यासा था। रुपए पैसे का कोई मसला नहीं था, हर तरफ भागा फिरता था। फिरते फिरते वहां पहुंच गया जहां दिन सोते और रातें जागती हैं। कलकत्ता शहर में एक जगह है जिसका नाम है सोनागा भी। ये वो जगह है जहां रातें जागती हैं। यहीं पर मेरी मुलाकात एक तबला मास्टर से हुई। वो तबला मास्टर अपने फन का माहिर माना जाता था। मेरी जुस्तजू को वो जान गया। उसने कहा कि संगीत निहायत अच्छा और सच्चा होता है और तू उसको यहां तलाश कर रहा है। मगर उसकी बातों से और हुनर से मुझे कुछ कुछ अंदाजा था
कि वो जरूर किसी बड़े और महान संगीतकार को जानता है। और आखिर उसने मुझे गुरु दीनानाथ का पता दिया और 14वीं रात से पहले यहीं यानी बाएंपुर पहुंचने की ताकीद की। साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि इस सफर के बारे में किसी को न बताऊं। उसने बताया था कि वाकई अगर तेरे दिल में सच्ची लगन होगी तो तेरी मुलाकात एक महान संगीतकार गुरु दीनानाथ से होगी और तू उनसे संगीत हासिल कर लेगा, और अगर तेरी लगन में खोट होगा तो उन तक नहीं पहुंच सकेगा और जंगल में ही भटकता रहेगा और गुरु दीनानाथ का स्थान तुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा था कि बाएंपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसी तरफ सीधे चलना जिस तरफ गाड़ी गई है, बिल्कुल लाइनों के किनारे किनारे। कितनी दूर जाना है इसके बारे में उसको भी मालूम न था, पर भैया उस तरफ तो सब जंगल ही जंगल है, कोसों दूर तक पानी ना मिले है, वहां कहां जाओगे? ईदू बोला। जाना नहीं है भाई, वहां से हो आए हैं। भले मानस, मास्टर अशरफ अली ने ईदू को बताया। हो आए हैं? कुछ पल्ले नहीं पड़ा भैया, ईदू हैरत से बोला। खामोशी से सुनता रह, पड़ जाएगा पल्ले। मास्टर तबलची ने यह भी ताकीद कर दी थी कि इस सफर के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो कि कहां जा रहे हो, किससे मिलना है, और चांद की ठीक 14वीं रात वहां पहुंचो। अगर तुमने किसी को कुछ बता दिया तो तुम अपनी जिंदगी भर गुरु तक नहीं पहुंच सकोगे। अच्छा, तो इसीलिए तुमने कल मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया था, मास्टर अशरफ अली ने कहा। हां, इसीलिए कुछ नहीं बताया था, मगर कल नहीं, पूरे 1 साल पहले। ये 1 साल वाली बात गले से नहीं उतरती मियां, मास्टर ने कहा। पूरी बात सुन ले मास्टर जी, फिर शायद उतर जाए, विजय बोला। क्योंकि मैं एक महान गुरु का चेला हूं, उसका पहला सबक ही सच्चाई है। उसके बाद विजय ने बाएंपुर स्टेशन से चलने और वापस आने के दरमियान के तमाम वाकयात बयान कर दिए। मास्टर अशरफ अली और ईदू हैरत और खामोशी से उसकी दिलचस्प रुदात सुन रहे थे। वो चुप हुआ तो मास्टर ने ईदू से पूछा, ईदू, तूने कभी जोगी दीनानाथ का नाम सुना है? तू तो इसी इलाके का रहने वाला है ना? मास्टर ने ईदू से पूछा। जोगी दीनानाथ? ना ही बड़े बाबू, हमने तो नहीं सुना। तुम्हारे अलावा भी कोई शागिर्द होगा वहां पर? मास्टर ने विजय से पूछा। नहीं, कोई नहीं था, बल्कि पूरे स्थान पर हम दोनों के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। तो भैया अकेले में तो घबरा जाते होगे, ईदू बोला। अरे घबराहट कैसी, ऐसी पुरसुकून जगह पर दिन भर राग रागनियां साथ रहती और रात को ऐसी पुरसुकून नींद आती कि सुबह गुरु की आवाज पर आंख खुलती। मास्टर ने पूछा, खाना वगैरह तो खुद बनाते होगे? पता नहीं क्यों मास्टर जी, खाने पीने की ज्यादा तलब ही नहीं होती थी। बहुत हुआ तो बकरी का दूध निकाल लिया और फल फ्रूट खा लिए, जो कि कुटिया में हमेशा रखे रहते थे। मास्टर ने फिर पूछा, तो ये सब सामान गुरु लाए होंगे? विजय कहने लगा, मैंने गुरु को कोई चीज कभी लाते नहीं देखा और ना ही कभी कोई चीज खाते हुए देखा है। अरे हां, खाने से याद आया, मास्टर ने जल्दी से कहा। ईदू, तूने कुछ खाने का बंदोबस्त भी किया या नहीं? ईदू जल्दी से बोला, बड़े बाबू, इतने दिनों के बाद तो एक मेहमान आया है, बंदोबस्त काहे नहीं करूंगा। मैंने दाल रख दी है, बस तैयार है। रोटी गरम गरम डालता जाऊंगा, मजा आ जाएगा खाने का। अच्छा, तो फिर रोटी डाल, बहुत देर हो गई है, मास्टर जी बोले। ईदू चंद मिनट में 2 प्लेटों में दाल ले आया और छोटी मेज दरमियान में रखकर चला गया, और उसके बाद गरम गरम रोटियां लेकर आया और कहा, लो भैया, अब शुरू हो जाओ भैया। मास्टर और विजय खाना खाते रहे और ईदू जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां लाता रहा। खाने के बाद मास्टर ने कहा, यह मामूली सा खाना शायद तुमको पसंद ना आया हो, मगर क्या किया जाए, मजबूरी है। इस उजाड़ जगह किसी चीज का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल होता है, माफ कर देना मियाँ। विजय ने कहा, नहीं मास्टर साहब, ये मामूली खाना नहीं, आप कोई ख्याल मत करें। मैंने बहुत दिनों के बाद गरम रोटियां खाई हैं, बहुत मजा आया। ईदू जल्दी से बोला, मेरी घरवाली की गरम गरम रोटी में बड़ा स्वाद है, मैं तो बस काम चलाओ पकाऊ हूं। रात विजय को बड़ी सुकून की नींद आई। अभी वो जाकर लेटा ही हुआ था कि ईदू कमरे में दाखिल हुआ। उठ गए भैया? ईदू ने पूछा। हाँ भाई, खूब नींद आई। लगता है बहुत थक रहे हो। नहीं, कोई ज्यादा नहीं, मगर अनाज का भी तो नशा होता है। लो अब उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, दिल करे तो नहा लो, चलो मैं डोल खींच दूं। नहीं ईदू, ये काम मैं खुद कर लूंगा, तुम सिर्फ मुझे कुएं पर ले चलो। नहाने के बाद मास्टर विजय के पास पहुंच गया और वो दोनों क्वार्टर की तरफ चल पड़े। ईदू सहन में चूल्हे के पास पटड़ी पर बैठा आटा गूंद रहा था। दोनों अंदर कमरे में चले गए। मास्टर ने ईदू को आवाज दी। कुछ देर बाद ईदू कमरे में आ गया। ईदू, जरा खस्ता आलू के पराठे बना ले, बहुत दिन हो गए हैं आलू के पराठे खाए हुए। ठीक है मास्टर जी, पर इतने अच्छे पराठे मोए बनाना ना आवे हैं।
मेरी घरवाली होती तो बहुत बढ़िया बनाती। मास्टर ने हंसकर कहा, याद आ गई तुझे घरवाली? याद तो आना चाहिए मास्टर, विजय मुस्कुराकर बोला। तो फिर ले आए ना अपनी घरवाली को, किसने मना किया है? मास्टर ने जवाब दिया। कहोगे तो ले आऊंगा, बोलो तो रात चला जाऊं। चल ठीक है, रात को रोटी पानी खिला के 8 डाउन रोक लीजियो, सुबह 2 अप से आ जाइयो। चल अब पराठे बना, बहुत भूख लग रही है। नाश्ते के बाद ईदू उनके पास आकर बैठ गया और कहा, और सुनाओ भैया, गुरु के स्थान में और क्या देखा? क्या बताऊं ईदू, गुरु का स्थान तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इस दुनिया से अलग, पुरसुकून, पुरअमन, हरी हरी घास से भरे मैदान, फूलों से लदे पौधे और फलों से लदे दरख्त, दरख्तों पर परिंदे और उनकी आज़ादी, न खौफ न डर। माफ करना विजय मियाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम झूठ कह रहे हो, मगर तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक किसी ऐसी जगह की बात नहीं सुनी। अगर नहीं सुना तो मैं अब सुना रहा हूं, यह झूठ नहीं है, विजय ने कहा। ईदू भला कहाँ चुप रहने वाला था, फौरन बोला, देखो भैया, पहली बात तो यह है कि यहां दूर दूर कोई गुरु का स्थान क्या, छोटी सी कुटिया भी नहीं, कोई तालाब बाग बगीचा का हो, सारी जमीन पानी के कारण बंजर पड़ी है। और तुम कहते हो कि बड़ा सा तालाब, अरे ससुरा, तालाब होता तो सूखा काहे होता, बढ़िया खेत ना होते? बात समझ में आए तो कैसे? अच्छा इलाके की छोड़ो, गुरु दीनानाथ तो मशहूर आदमी है, उनको तो कोई जानता ही होगा। सैकड़ों मील दूर का आदमी गुरु को जानता है और वो विजय को पता देता है। फिर ये किस तरह हो सकता है कि यहां का कोई आदमी उनको ना जानता हो? मास्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, विजय ने जवाब दिया। तो भैया यूं करते हैं कि मुखिया जी से पता करें, वो जरूर जानते होंगे, ईदू ने कहा। हाँ ये ठीक है, सुना है वो बहुत बूढ़े हैं, मास्टर ने कहा। चलो ठीक है ईदू, तू ऐसा कर कि आज रात जाकर अपनी घरवाली को ले आ, परसों हम सुबह चलेंगे बाएपुर। अगले रोज ईदू अपनी बीवी को लेकर आ गया और फिर उससे अगले रोज मास्टर और विजय स्वरदास के साथ बाएपुर उसकी बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुए। 10 मील का यह सफर दोनों ने बड़ी मुश्किल से तय किया। मास्टर बुरी तरह थक गया था तो बैल वाले स्वरदास से बोला, अरे भाई तेरा गांव कब आएगा? आ गया बाबूजी, वो रहा सामने। स्वरदास ने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो तो एक टीले पर झाड़ियां खड़ी हैं, बस टीले के उस पार बाएपुर है बाबूजी, उसने जवाब दिया। और मास्टर भी फिर खामोश हो गया। और फिर कुछ देर के बाद स्वरदास की बैलगाड़ी मुखिया के दरवाजे पर पहुंच गई और तीनों गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर बने चबूतरे के ऊपर पड़ी चटाई पर बैठ गए। स्वरदास ने मुखिया को बुलाया। चंद मिनट के बाद एक बहुत बूढ़ा शख्स, जिसके सर के बाल सफेद थे, मूछें निहायत घनी और बालों ने उसके मुंह को ढांप रखा था, हाथ में लाठी पकड़े चटाई पर आकर बैठ गया और चंद मिनट उखड़ी उखड़ी सांसें दुरुस्त करता रहा और फिर कहने लगा, हाँ स्वरदास, काहे को आए हो? मुखिया जी, ये अपना स्टेशन मास्टर आया है। अरे तू नहीं बोल, हाँ क्या काम है? हाँ भैया बोलो क्या काम है? स्वरदास ने विजय को इशारा किया। बात यह है मुखिया जी कि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता होगा यहाँ करीब में जोगी दीनानाथ का स्थान कहाँ है, विजय की बजाय मास्टर साहब ने कहा। मुखिया ने कान पर हाथ रखकर पूरी बात सुनी और फिर बोला, स्थान यहाँ कहाँ रखा है? ये विजय प्रताप सिंह है, मास्टर ने विजय की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये 2 दिन पहले ही वहां से आए हैं और गुरु से संगीत की शिक्षा लेकर आए हैं, संगीत सीख कर आए हैं। मुखिया ने हैरत से विजय की तरफ देखा और कहा, क्या बात करते हो भैया, ये ठीक कह रहे हैं। इस बार विजय बोला। मुखिया गुस्से से बोला, होश ठिकाने ना ही लागत है तुम्हारे। मैं सच कह रहा हूं मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे क्या पागलपन की बात करते हो, ये ना ही हो सकत, मुखिया बदसूर गुस्से में बोला। मेरी बात का यकीन करें मुखिया जी, मैं 2 दिन पहले तक गुरु दीनानाथ के साथ था, उनके स्थान पर। आप यकीन क्यों नहीं करते? मैंने पूरे 1 साल उनसे संगीत की तालीम ली है, मैं पूरे साल उनके साथ रहा हूं। जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई तो उनकी आज्ञा से वापस आया हूं, हालांकि मेरा आने को मन नहीं चाहता था। मुखिया ने हाथ मलते हुए कहा, तेरी खोपड़ी में गड़बड़ लगती है मुझे। आप यकीन करें मेरी बात का मुखिया जी, विजय गिड़गिड़ा कर बोला। अरे मूर्ख, मैं काहे को यकीन करूं तेरी बात का? सुन, गुरु दीनानाथ के देहांत को पूरे 25 बरस बीत चुके हैं। तू कहता है कि 2 दिन पहले उनके साथ रहा है, ये काहे को मुमकिन है? अब तलक तो तूने एक बात भी ठीक नहीं करी है। मुखिया जी को फिर गुस्सा आ गया। मगर मुखिया जी मैं क्या करूं, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता।
मैंने पूरा 1 साल गुरु के स्थान पर गुजारा, उनके साथ, उनसे संगीत सीखा, उनकी अच्छी अच्छी बातों को गिरा में बांधा। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इतनी जल्दी अपने गुरु का दिया सबक कैसे भूल जाऊंगा? मैंने 10 साल की तलाश के बाद जिस महान गुरु को हासिल किया, उसका दर्स मैं नहीं भूल सकता। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मानो या ना मानो, कोई ना माने, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सच है। विजय के चुप होते ही मुखिया बोला, तेरी बात में से सच की बास आ रही है। चल मैं तो का झूठ ना कहत, पर यह सच लगता नहीं, इस कारण सब इसे झूठ ही जाने हैं। मैं गुरु का स्थान देखता रहा, अपनी इन अखियां से देखता रहा, और थोड़ी बहुत गुरु की सेवा भी करी। गुरु ने अपना स्थान कभी न छोड़ा, पूरा जीवन वहीं पर ही बिताया। मैं भी छोटा सा उनका सेवक रहा हूं। जोगी दीनानाथ महान संगीतकार और महान पुरुष रहा। उनकी जिंदगी मनुष्य की सेवा में गुजरी। मैं हर साल उनके दर्शन को स्थान जावे था। यात्रा मथुरा की और दर्शन गुरु के दोनों काम हो जावे थे। मैं उनका गाना भी सुना, वो सिर्फ स्थान पे ही गावे थे। मानो गाना क्या पूजा थी। जमीन आसमान पंखी पखवार अपना रास्ता छोड़ के चारों ओर जमा हो जाते। पूरा जग लगता गा रहा। मनुष्य को वो शांति मिलती कि क्या बताऊं। वो आज भी ऐसा ही गाते हैं मुखिया जी। उनकी कला आज भी जिंदा है, अमर है। वो कहते हैं कि कलाकार की कला जिंदा हो तो कलाकार भी जिंदा होता है। और तुम कहते हो कि वो मर गए, मैं कहता हूं कि वो जिंदा है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। मुझे उका मनपसंद राग सुना। उके स्थान पर पानी के किनारे कुटिया के दर विजयलाल चबूतरा रहा। उनके ऊपर चटाई पे गुरु बैठे गा रहे। सितार तबला की जोड़ी खुद ही संगत कर रही। घुंघरू आप ही आप बाज रहा। तू गुरु का चेला है, तू बोल गुरु का मनपसंद राग का है। हाँ मैं जानता हूं, गुरु की हर बात जानता हूं, विजय ने जवाब दिया। मुखिया ने सवाल किया, तो फिर सुना दे उनका राग। हाँ सुना दूंगा। अगर सुना देगा तो तू बिल्कुल सच्चा है, मैं मान जाऊंगा, मुखिया ने कहा। मेरी एक शर्त है मुखिया। तेरी क्या शर्त है? तुम मुझे गुरु के स्थान पहुंचा दोगे? ठीक है, पहुंचा देगा। गुरु का स्थान मथुरा के पास है। मथुरा के पास? विजय बेहद हैरत से बोला। हाँ मथुरा के पास ही है। अरे मुखिया जी, यहीं करीब ही होगा। ये भला बाएंपुर स्टेशन से पैदल मथुरा किस तरह जा सकते हैं? मास्टर हैरत से बोला। मैं खुद हैरान हूं। विजय ने कहा, कब सुनाएगा गुरु का राग? मुखिया बोला, ठीक है, आज रात बावली में गाना होगा। तुम लोग रोटी पानी खाओ और अभी आराम करो। विजय मियाँ, मैं सरकारी नौकर, बस आज रात ही रुक सकता हूं। कल सुबह मुझे वापस जाना जरूरी है। बगैर छुट्टी के आया हूं। कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा रिटायरमेंट का वक्त है। बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो जाएगी, स्टेशन मास्टर ने कहा। वही बाएंपुर का उजाड़ और वीरान रेलवे स्टेशन है, और एक ट्रेन गुजर रही है, और एक उधेड़ उम्र शख्स हरी झंडी लिए ऑफिस के सामने खड़ा है। अचानक एक बूढ़ा आदमी नमदार हुआ और कहा, अरे भाई तुम कौन हो और ये हरी झंडी लिए क्यों खड़े हो? गाड़ी गुजर गई और उधेड़ उम्र आगे बढ़कर कहने लगा, मैं स्टेशन मास्टर हूं बड़े मियाँ। अरे बाएंपुर रेलवे स्टेशन का तो मैं स्टेशन मास्टर हूं, बड़े मियाँ ने जवाब दिया। 1 साल से तो मैं यहां हूं, इससे पहले आप होंगे। अरे मियाँ क्या बात करते हो, कल ही तो गया हूं, और तुम कहते हो कि 1 साल से यहां तुम स्टेशन मास्टर हो, यह कैसे हो सकता है? अच्छा ठहरो, अभी बताता हूं। ईदू को बुलाता हूं, वो खुद ही तुम्हें बताएगा। फिर उसने ईदू को आवाज दी। क्या बात है बड़े बाबू? और फिर बड़े मियाँ पर नजर पड़ते ही ईदू हैरत से बोला, अरे बड़े बाबू तुम, और 1 साल बाद? अरे ईदू तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कल ही तो गया हूं, सिर्फ 1 रात ही तो वहां पर रुका हूं। बिल्कुल ही सठिया गए हो बड़े बाबू। पूरे 1 साल बाद वापस पलटे हो और कहते हो कि कल गया था। ये क्या गड़बड़ हो रही है? मेरी बात का यकीन करो भाई, बड़े मियाँ रुहासे होकर बोले। का यकीन करें बड़े बाबू, तुम्हारी तलाश में पूरी सरकारी पुलिस लग गई। मैं खुद माएपुर और इधर उधर खोजता रहा। गांव वाले बताते थे कि बावली में गए थे मुखिया जी, जिम्मेदार और कई विजय का गाना सुनने, पर किसी का पता न चला। न बावली मिली और ना कोई आदमी मिला। वो मेहमान शायद कोई जादूगर था, सबको ले डूबा, जिसका नाम विजय था। क्या कह रहे हो तुम ईदू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब ने तो सिर्फ 1 रात बावली में गाना सुना था। सुबह सवेरे विजय मुखिया जी के साथ गुरु के स्थान चला गया। गांव वाले गांव चले गए और मैं वापस चला आया, क्योंकि मुझे वापस स्टेशन पर पहुंचना था ना, स्टेशन मास्टर अशरफ अली ने कहा। सिर्फ 1 रात के बाद? ईदू हैरत से बोला। बात पल्ले नहीं पड़ रही। अब तुम क्या करोगे? ईदू ने पूछा। मैं क्या बताऊं, मैंने भी खुद विजय की बात का यकीन नहीं किया था, और अब ईदू तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे।
कि मैं सिर्फ एक रात गुजार कर आया हूं, कौन मेरी सच्चाई मानेगा? पुराने मास्टर ने उदासी से कहा। मेरी मानो तो हेडक्वार्टर चले जाओ, शायद वो मान ही जाए और सर्विस का कुछ मिल जाए, ईदू ने कहा। जिंदगी के आखिरी वक्त में ये दिन भी देखना थे, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लगता तो ऐसे ही है बड़े बाबू, पूरा 1 साल आपकी तलाश करते रहे, अब तो सब ये ख्याल कर लिए कि अब मर खप गए होंगे, ईदू ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। आखिरी वक्त में रिकॉर्ड खराब हुआ, इंक्वायरी हो गई, मगर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि मैंने भी विजय की बात का यकीन नहीं किया था।